अब हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। पहले मैं इस हेडिंग को क्लियर कर दूं। कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम में दो वर्ड आए हैं, एक तो आया है सिस्टम और एक कंसिस्टेंसी। तो पहले मैं सिस्टम की बात कर लूं। जब हमें अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो निकालनी होती है तो हमें इक्वेशंस दी जाती है, करेक्ट। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल की इक्वेशन निकालनी है तो एक इक्वेशन दे देंगे साहब, उसी को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी तो वो कम से कम हमें दो इक्वेशंस देंगे या नहीं, दो इक्वेशन देंगे, उनको हम सॉल्व कर लेते थे। याद होगा एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई मेथड लगाकर वैल्यू निकाल देते थे। मान लीजिए तीन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हमें वो तीन इक्वेशंस का एक पैकेट दे दिया कि भाई तीन इक्वेशंस हैं, इनसे सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल लो। तो जो इक्वेशन का ये पैकेट हमें मिलता है जिसकी हेल्प से हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, इसे सिस्टम कहा जाता है। बात ऐसे क्लियर हो गई। पहले सिस्टम वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? सिस्टम इज द collection of the equations which gives the solution of the variables। उन सारी इक्वेशंस के कलेक्शन को सिस्टम कहा जाता है जिनकी हेल्प से या जो हमें किसी भी वेरिएबल्स की सॉल्यूशंस देती है। बात क्लियर? अब बात है दूसरा वर्ड कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। तो किसी भी दिए हुए इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल है या नहीं, इसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। यानी अगर हम वैल्यू निकाल सकते हैं तो हम सिस्टम को कंसिस्टेंट कहते हैं, बट अगर हम वैल्यू नहीं निकाल सकते तो ऐसे केस में हम सिस्टम को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्लियर हो गया बात? आई रिपीट अगेन, इफ वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन वेरिएबल्स with the help of the given equations, then the system is called consistent, and if we can't find the value or the solutions, so the system is called inconsistent। तो मैं समझता हूँ सबको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम में हम क्या करने जा रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम में हम बिना सॉल्व करे अब ये पता लगाएंगे कि हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब मैं आता हूं यहां पर इस डेफिनेशन की तरफ। लेट Ax बराबर B बी एनी सिस्टम। अब यहाँ ए क्या है? ए है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स है वेरिएबल मैट्रिक्स और बी है रिजल्ट मैट्रिक्स। मैंने एक एग्जांपल लिखा तो मैं पहले आपको ए बता दूं। तो ए क्या है यहाँ पर बेटी? ए है आपका 3 - 2 1, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं 4 - 1 2। बच्चों ने मान लीजिए भैया एक कोफिशिएंट गायब हो जाए, चलिए साहब मैंने गायब कर दिया, तो 2 1 0, जो नहीं है उसको 0 लेते हैं, करेक्ट। फिर बोले एक्स क्या है? जो भी वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, और बी क्या है? जो सामने की तरफ मेरे बेटा हूं रिजल्ट है वो हमारी बी हो। तो ए एक्स बी सबको समझ में आ गया कैसे निकालना है। ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स मतलब वेरिएबल्स मैट्रिक्स एंड बी मतलब रिजल्ट मैट्रिक्स। अब किसी भी सिस्टम की कंसिस्टेंसी पूरी तरह से डिपेंड करती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ऊपर। यानी ए जो मैट्रिक्स आपने निकाली है उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अब ये तय करेगा सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। कैसे तय करेगा? सुन लीजिएगा। आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला और वो अगर नॉट 0 आ गया, कैसा आ गया? आई रिपीट, नॉट 0 आ गया, नॉट 0 आ गया, तो तुरंत कह देंगे भैया सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट है। और ऐसे केस में यूनिक सोल्यूशन होंगे। यूनिक मतलब ए की वैल्यूज आएंगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू फिक्स्ड रहेंगी और सिंगल वैल्यूज निकलेंगी। पहले इतनी बात क्लियर हो गई। आई रिपीट अगेन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट 0 आ गया तो तुरंत बिना देर लगाए कह देंगे सिस्टम सोल्यूशन है और हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बट अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, ठीक है बेटा, तब हमारा क्या होगा? तो हमें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, यानी ए का एडजॉइंट, और उसका इंटू बी के साथ करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसका इंटू किसके साथ करना पड़ेगा? बी के साथ, उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किया, अगर वो नॉट 0 आ गया, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 0 था, बट उस केस में आपने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल कर देखा, अगर वो नॉट 0 आ गया तो सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट, यानी क्या होगा? नो सोल्यूशन। इसके में सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तीसरी बात, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 0 है बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो आपने निकाला वो भी 0 आ रहा है, तो ऐसे केस में सिस्टम कहा जाता है आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब बच्चों के दिमाग में यहां पर थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि ये क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी तो अपोजिट वर्ड है। तो आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या? देखो बेटा, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूशन तो है बट वी कांट फाइंड, हम निकाल नहीं सकते क्योंकि फिक्स नहीं है। बहुत अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होंगे, तो यानी सॉल्यूशन होते हुए भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो 3 केस हो गए। अगर 3 केसों को मैं क्लियर कर दूं तो पहला केस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0,
इट मीन्स यूनिक सोल्यूशन, यानी कि कंसिस्टेंट, ऐसा लिख देता हूं, कंसिस्टेंट होगा। दूसरा केस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला वो नॉट 0, तो इस केस में इनकंसिस्टेंट, करेक्ट है। तीसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला वो 0 है बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 है, तो उस केस में आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। समझ आ गया सबको, ये हो जाएगा। इतना क्लियर कर दूं, आपको सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करनी है वो केवल तब फाइंड आउट करनी है जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट 0 हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, नॉट 0, तभी आपको सॉल्यूशन करना है। अदरवाइज अगर यहाँ पर भी हो तो वी कांट फाइंड द सॉल्यूशन, आप ऐसा लिखकर छोड़ सकते हैं। इतनी बात ध्यान रखिए, आपको इनफाइनाइट केस में भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करनी, क्योंकि आप एक सॉल्यूशन निकाल भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया। तो देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल को पूरा कर दूं, इसको मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने जा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना आता है सबको, 3 0 -2 यानी कि -2 माइनस +2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कैंसिल हो, 0 -4 +1 यानी कि 4 +2 हो गया। चलो थोड़ा साफ सुथरा करो, -6 -8 +6 फाइनली -8 आ गया, यानी नॉट 0 आ रहा है। नॉट 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी में हमने क्या क्या बात सीख ली, पहले ए एक्स और बी निकालेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालकर चेक करेंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0 है तो ये कंसिस्टेंट है, बट अगर वो 0 है तो थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, फिर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, उसका इंटू बी के साथ करके देखना पड़ेगा। अगर वो नॉट 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, बट अगर वो भी 0 आ गया तो इसका मतलब आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.6 में अगर आप पहले शुरुआत के सवालों को चेक करेंगे तो वहां उन्होंने लिखा होगा एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, मतलब आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना, आपको केवल ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। करेक्ट है, एक बार देख लीजिए ध्यान से बोर्ड को, फिर आगे बढ़ती है। सो गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना, यानी सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम, यानी किसी दिए हुए इक्वेशंस को मैट्रिक्स की हेल्प से या डिटरमिनेंट की हेल्प से हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, let Ax बराबर b be any system then the solution of the system is given by x equals to a inverse b। यानी अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या क्या चाहिएगा, a इनवर्स और b। a इनवर्स मतलब a मैट्रिक्स जो होती है उसका इनवर्स, आप जानते हैं ये क्या होती है, मैंने प्रीवियस अभी टॉपिक में बताया था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। b क्या होती है, रिजल्ट मैट्रिक्स। तो पहले हम a का इनवर्स निकालेंगे और फिर उसका इंटू b से करेंगे तो हमारे पास x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सबसे जरूरी पार्ट क्या निकला इस टॉपिक के अंदर, सबसे जरूरी पार्ट निकला इस टॉपिक के अंदर ए इनवर्स निकालना, ठीक है। तो पर उससे पहले हम लोग अगर इसके एग्जांपल को समझें तो इसमें ए क्या है, ए हो गया 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1, क्या कीजिएगा, मैं गलत ना लिख दूं। एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, एंड बी क्या है 4 0 2, तीनों वैल्यूज आ गई, तीनों मैट्रिक्स आ गई। अब मेरा सबसे पहला प्राइमरी स्टेप क्या होगा सॉल्यूशन करते समय, ए इनवर्स निकालना, यानी इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। और मैंने अभी भी आपको समझाया था पिछले वीडियोस में कि ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। तो पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं निकाल देता हूं, जल्दी से क्लियर कीजिएगा। चलिए कीजिए, एक बार कैलकुलेशन को चेक कीजिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 + 5 + 1 कितना होगा 10। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे सो रहे हैं तो इसलिए बस जान चाहिए फटाफट से, मैं गलती कर देता हूँ, आपको सही करना है। 4 + 5 + 1 = 10 हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। देन अब मेरा सेकंड स्टेप ए इनवर्स निकालते समय होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखा चुका हूँ मैं, यहाँ सीधा निकाल कर लिख देता हूँ, आप लोग उसको निकालिए कॉपियों के ऊपर, ठीक है। गाइस हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। तो अब हमारा स्टेप है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इट मींस 1/10 और ऊपर वाली मैट्रिक्स 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये मेरा ए इनवर्स आ गया। तो नाउ अब अगर मुझे सॉल्यूशन देना है तो सॉल्यूशन किसके द्वारा दूंगा मैं, x = a इनवर्स b, मतलब x मैट्रिक्स क्या है भाई, x मैट्रिक्स x y z, ठीक है। a इनवर्स बोले भैया 1/10
अब पूरी मैट्रिक्स नोट कर दीजिए 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 और बी क्या है बेटे बी मैट्रिक्स और भैया 4 0 2। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरी हेल्प कीजिएगा 1/10 तो बाहर है ही, इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 16 + 0 + 2 यानी 16 + 0 + 4 इट मींस 20। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -20 + 10 इट मींस -10 4 0 और 6 यानी कि 10। जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा बेटी, देखिए तो 2 -1 and 1 एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ x हो गया 2, y हो गया -1 एंड z हो गया 1। तो हमारा सॉल्यूशन निकल आया। बात क्लियर हो गई बेटा। इसी के जैसे मैट्रिक्स में 2-3 मेथड और भी होते हैं, जैसे कामर रूल है और भी कई सारे रूल्स हैं, पर हमारे जो सिलेबस में है वो केवल इस तरह से हमें सॉल्यूशंस करना है। बाकी रूल मैं आपको समझाऊंगा, बट आपको जो काम करना है एनसीईआरटी बेसिस पर वो यही करना है, यानी इस तरह से। तो क्या क्या चीजें हैं सॉल्यूशन में निकालते समय, सबसे पहला स्टेप ए एक्स और बी छांटना, करेक्ट। दूसरा स्टेप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, उससे ए इनवर्स निकालना, ठीक है। तीसरा स्टेप सॉल्यूशन निकला x बराबर ए इनवर्स बी। ध्यान रखिएगा अगर आपका ए इनवर्स गलत हो गया तो सॉल्यूशंस गलत निकलेंगे, क्योंकि बाकी सब चीजें तो सिंपल है, बस सबसे ज्यादा ध्यान या अटेंशन आपको देना है वो किस पर देना है, ए इनवर्स निकाल देना है। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन निकालने का तरीका, कैसे सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो गाइस सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम समझने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक नए टॉपिक की तरफ। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है इस टॉपिक पर, अच्छा टॉपिक है, थोड़ा समझिएगा। यूज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। यूज द प्रोडक्ट मतलब दो मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट करके पहले प्रोडक्ट निकालना है, एंड उसका इस्तेमाल करके यानी यूज द प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। सिस्टम मतलब वो इक्वेशंस का एक जो बंडल आपको दिया गया है उससे अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालना। जनरली जब आपसे कोई सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मैं आपसे कहता हूं तो आप क्या करते हो, आप यूज करते हो x बराबर ए इनवर्स बी, करते हो कि नहीं, यानी वहां पर ए इनवर्स निकालते हो, उसका मल्टीप्लाई बी के साथ करते हो, एक्स वाई जेड निकल आता है। तो यहाँ पर हमें सिस्टम को सॉल्व तो करना है इसी इक्वेशन से, बट इस प्रोडक्ट का यूज करके। तो बताइए बोले आप कैसे यूज करेंगे प्रोडक्ट का, इसके ऊपर हम थोड़ी सी इस आर्टिकल के अंदर चर्चा करेंगे। देखो बेटी सबसे पहले बिना देर लगाए जो उन्होंने मैट्रिक्स मुझे दे रखी थी मैंने उनका प्रोडक्ट किया। हाँ भैया मैट्रिक्स नोट की, प्रोडक्ट आप जानते हैं वही आरसी कंसेप्ट, पहला रो पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम पहला रो, तो -4 का 1 से -4 हो गया, +4 हो गया, +8 हो गया। इस तरह से मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये आप जानते हैं इसलिए मैंने पहले से कर दिया। ये आ गया 800008008। 8 अगर कॉमन निकाल दूं तो 1000001 यानी ये 8 आ गया, ठीक है। ये तो मेरा हो गया मेरा पहला पार्ट, डिटरमाइन द प्रोडक्ट। अब कहानी शुरू होती है यहां से कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। तो बेटा सबसे पहले हम अपने सिस्टम को ए एक्स और बी की फॉर्म में बनाते हैं। ए व्हाट इज द ए, बोले भैया ए है हमारा सिस्टम का, इक्वेशन से बनता है ना, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 - 1 1 1 -2 -2 और 2 1 3, ये मेरा ए हो गया। एक्स क्या होगा बेटी, बोले भैया सामने रिजल्ट मैट्रिक्स 4 9 1 एंड बी क्या होगा बेटे, सॉरी ये बी, और एक्स क्या होगा एक्स वाई जेड। ये हमारा सारा तैयार हो गया, यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई। ये हमने ए बी और एक्स छाट लिए। अब हमारा जरूरी फैक्टर है ए इनवर्स। तो यहां पर वो क्या कहेंगे वो समझिएगा, वो जो भी आपको दो मैट्रिक्स देंगे उन दोनों मैट्रिक्सों से एक मैट्रिक्स आपके दिए हुए या निकाले गए ए से जरूर मैच करेगी। चेक कीजिए यहां पर मैच कर रही है क्या, जो आपको दो मैट्रिक्स दे रखी हैं जिनका प्रोडक्ट वो निकलवाना चाह रहा है, उन दोनों मैट्रिक्सों में से कोई एक मैट्रिक्स आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स से मैच करेगी। कोफिशिएंट मैट्रिक्स समझते हैं, जो भी इक्वेशन दे रखी हैं उनके कोफिशिएंट को लेकर जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसको आप ए तो कहते हैं, उससे मैच करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, आप यहाँ नोट कीजिए, देखिए ये इससे मैच कर रही है क्या, बिल्कुल कर रही है या नहीं। तो अब आप ऊपर वाले प्रोडक्ट पर आ जाइए, देखिएगा यहाँ से मैंने इसको मान लिया ए और इसको मान लिया, चलो सी मान लेता हूँ। तो सी ए इक्वल्स टू कितना आ रहा है 8i, आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक कीजिएगा। सी ए इक्वल्स टू, इसको मैंने जो मैच कर रही थी उसको तो ए मान लिया और जो दूसरी वाली थी उसको सी मान लिया, तो सी ए इक्वल्स टू 8i। बेटे 8 को भी यहाँ ले आता हूं तो 1/8c a इक्वल्स टू i, या यूं कह दूं 1/8c इंटू a इक्वल्स टू i।
कैसे कह सकता हूं? तो नोट कीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है? आई आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। तो अगर मुझे कहा जाए तो ए इन्वर्स अगर मैं पूछूं तो सीधे तौर पर क्या 1/8c नहीं हो गया? इसको और एक रीजन से कंपेयर करते हैं, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है और हमारा आ गया 1/8c इंटू ए इक्वल टू आई। तो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों से तो a इनवर्स बराबर 1/8c हो गया कि नहीं हो गया? या तो पहले मेरी बात समझ में आ गई? a इनवर्स इक्वल टू 1/8c हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे a इनवर्स लिखना है तो मैं सीधा लिखूंगा 1/8 और व्हाट इज द c? c क्या है? c बोले भैया -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, ये आपका ए इनवर्स निकल आया। और जब ए इनवर्स निकल आया तो क्या सोल्यूशन लिख सकते हैं? होता है ना, x बराबर क्या होता है? ए इनवर्स बी, यानी इनवर्स इंटू बी कीजिए, सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए इस मेथड में हमने एक खास बात देखी। क्या खास बात है वो नोटिस कीजिएगा। खास बात ये है कि यहाँ पर आपको ए इनवर्स निकालना नहीं पड़ा, ना आपको एडजॉइंट निकालने पड़े, ना आपको डिटरमिनेंट निकालने पड़े। यहाँ पर ए इनवर्स जो मिला वो इस वाली प्रोडक्ट की आइडेंटिटी से मिला। इसी को हम कहते हैं यूज द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। और निश्चित मानिए जब भी कभी वो आपसे यूज द प्रोडक्ट कहेगा, उनमें से एक मैट्रिक्स तो आपकी ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स से मैच कर रही होगी और दूसरी वाली इनवर्स को शो करेगी। एक और बात बच्चों ने तुरंत कहा, बोले भैया कभी यूज द प्रोडक्ट में ऐसा भी होता है कि आइडेंटिटी बने ही ना। तो ध्यान रखिएगा, जब भी वो आपको सिस्टम को सॉल्व करने के लिए कहेगा यूज द प्रोडक्ट, तो आपको 100% आइडेंटिटी बनेगी। अगर आइडेंटिटी नहीं बनेगी तो आप उसका इस्तेमाल कर भी नहीं सकते हैं। इस बात को क्लियर रखिएगा। तो फिर से एक बार दोबारा से मैं बोलूंगा, सब लोग बोर्ड पर लिखा रखेंगे, देखेंगे वीडियो अच्छी तरह से। सबसे पहले आपको दो मैट्रिक्स दी गई, आपको उनका प्रोडक्ट निकालना है, करेक्ट। तो हमने नॉर्मल तरीके से यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट तैयार हो जाता है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले उनका मल्टीप्लीकेशन किया और प्रोडक्ट निकाल दिया, करेक्ट। फिर हम आए सिस्टम की तरफ जो हमें सॉल्व करना था। तो हमने पहले उसके ए बी एक्स छाटे। जब हमने ए बी एक्स छाटे तो जो ए था वो हमारा उस एक मैट्रिक्स से मैच कर रहा था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए दूसरी मैट्रिक्स को सी का नाम दे दिया। तो यानी सी इंटू ए बराबर क्या आ गया? 8 आई आ गया। 8 को भी यहाँ ले आए, 1/8c इंटू ए इक्वल टू आई आ गया। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर आई आ रहा है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की क्या कहलाती हैं? इनवर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इनवर्स कहलाती हैं। इसका मतलब ए इनवर्स क्या हो गया? 1/8c। ये बात मैंने यहाँ पर भी क्लियर की हुई है, ए इनवर्स इंटू ए आई होता है और हमारा आ गया 1/8c इक्वल टू आई। इसका मतलब ए इनवर्स क्या हो गया? 1/8c। तो अब मैं सीधा लिखूंगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/8c। व्हाट इज द सी? किसको डिलीट किया था? इसी को तो डिलीट किया था ना, उसको मैंने सी लिख दिया। तो मेरा सीधा ए इनवर्स निकल आया। अब जब ए इनवर्स निकल आया तो सॉल्यूशन लिखने में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। x बराबर ए इनवर्स बी, यानी ए इनवर्स इंटू बी करूंगा, सॉल्यूशन निकल आएगी। बात समझ में आ गई सबको? कर पाएंगे इसके आगे सॉल्यूशंस को? अगर नहीं हो पाए तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स? इसका मीनिंग क्या है पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं। देखिए रैंक ऑफ द मैट्रिक्स सही मायने में ये बताती है कि उस डिटरमिनेंट के अंदर लार्जेस्ट ऑर्डर की सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कितनी है, लार्जेस्ट नंबर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने ये वर्ड बोला, मतलब क्या है इस वर्ड का मतलब थोड़ा बहुत क्लियर करूं। हम किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं? जब हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं और वो 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर होती है, पक्का है, सब जानते हैं। तो अगर हमने जैसे कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी है, एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, एक जनरल बात कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 2 3 1 एक मैट्रिक्स दी थी, करेक्ट। और मुझसे कहा गया कि मुझे इसकी रैंक निकालनी है। क्या निकालनी है? रैंक निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, डिटरमिनेंट निकालूंगा। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका 1 2 3 4 5 6 2 3 1, सबको कैलकुलेशंस आती हैं। मान लिखा 5 - 18 हो गया, -2 लिखा, 4 - 12 हो गया, प्लस का 3 लिखा, 12 - 10 हो गया, माइनस के 13 हो गया, ये हो गया -8 यानी कि प्लस के 16 हो गया, वही प्लस के 6 हो गया। तो 22 में से गया 13, तो यानी कि हो गया आपका 9, नॉट 0 आ गया। अब अगर 3/3 का डिटरमिनेंट नॉट 0 आ गया तो यानी इसकी जो रैंक हो गई, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की रैंक बोली जाती है, वो कितनी हो गई? 3 हो गई। यानी जो लार्जेस्ट ऑर्डर जो कि नॉट, जिसका डिटरमिनेंट नॉट 0 आता है, वो हमारी क्या कहलाती है? रैंक कहलाती है। आगे बात क्लियर? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये तो रहा मेरा एग्जाम्पल नंबर 1, मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर आता हूँ। मान लीजिए कि मैं कोई एक ऐसा डिटरमिनेंट जनरेट करता हूँ या एक ऐसी मैट्रिक्स बनाता हूँ 3/3 ऑर्डर की,
जिसका कि 3/3 ऑर्डर का क्या डिटरमिनेंट 0 है। जैसे एग्जांपल के तौर पर A बराबर एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने, ध्यान से देखिएगा। ये लिखते हैं, मुझसे कहा इसकी रैंक निकालनी है, ठीक है। अपना रैंक का तरीका क्या है कि हम तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने बैठे तो क्या आएगा भाई, 1 12 - 4 - 2 18 - 2 + 3 12 - 4 ये हो गया। देन आफ्टर इट विल बी 8 16 2 32 एंड 8 3 24, यानी ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर 0 आ गया 3/3 ऑर्डर का, तो हम इसके आगे अब 2/2 ऑर्डर बनाएंगे। सारे कितने बनाएंगे, 2/2 ऑर्डर। 2/2 ऑर्डर के कितने डिटरमिनेंट बन सकते हैं इसके अंदर, बोले भैया बहुत सारे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं पहले इस एलिमेंट का बनाऊं, पहले वाले एलिमेंट का, तो क्या बनेगा, जरा एक A1 बनाने जा रहा हूँ। A11 क्या बनेगा, बोले भैया 1 2 3 2 हो गया। ऐसे दूसरा बनाऊंगा 2 एलिमेंट को लेकर, तो ये खत्म ये खत्म, यानी कि क्या बनेगा A2 A12 का, बोले भैया ये बन जाएगा 1 ये खत्म ये खत्म, 3 1 2 6 बन जाएगा। कितनी बन जाएगा, 3 का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है। तो हम फिर 2/2 के डिटरमिनेंट पर आते हैं। अब 2/2 के कितने डिटरमिनेंट बनेंगे देखना जरा, हर एलिमेंट का एक डिटरमिनेंट बनेगा। तो पहले A11 ही बना लेते हैं, ये खत्म क्या रह गया भैया, 2 1 4 6 रह गया। ऐसे अगर A12 निकालें तो कितना आ जाएगा बेटे, ये खत्म, यानी 3 1 2 6 रह गया। ऐसे 1 3 बहुत सारे निकलेंगे और इनकी वैल्यू निकालते हैं। 12 - 4 कितना हो गया, 8, यानी नॉट 0 आ गया। यानी अगर हमने 3/3 का डिटरमिनेंट निकाला, उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो हम 2/2 के डिटरमिनेंट निकालते हैं। भाई ऑब्वियसली अगर 3/3 ऑर्डर का है तो उसके नॉन 2/2 के मैट्रिक्स बनेंगे, हर एलिमेंट का एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। उनके डिटरमिनेंट निकालिए। अगर उनके डिटरमिनेंट में से कोई भी एक डिटरमिनेंट नॉट 0 आ गया, क्या आ गया, नॉट 0, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बट अगर ऐसा हुआ कि 2/2 के सारे निकाले, उनके भी सारे डिटरमिनेंट 0 आ रहे हैं, तो फिर आप 1/1 पर आएंगे। तो 1/1 के तो ऑब्वियसली नॉन 0 होंगे, तो उसकी रैंक क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। कहने का सेंस इतना है कि जब भी आप रैंक निकालने बैठते हैं तो आपको डिटरमिनेंट निकालना शुरू करना है मैट्रिक्स का। पहले जो मैट्रिक्स देकर रखी है उसी का डिटरमिनेंट निकालिए। अगर वो नॉट 0 है तो उसकी रैंक वही हो गई। बट अगर वो 0 आ जाता है तो उससे छोटे वाले ऑर्डर के डिटरमिनेंट निकालिए। उनमें से कोई भी एक नॉट 0 आ गया तो उसकी रैंक वो हो गई। बट अगर वो भी सारे 0 हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी रैंक 1 हो जाएगी। तो यहाँ तक मेरे क्लियर होता है कि बेटा रैंक कैसे हमने निकालनी है, क्लियर हो गया। यानी रैंक निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट का यूज करना होता है, ठीक है, क्लियर हो गया पक्का तरह से। अच्छा, इसमें कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी है वो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली, किसी भी डिटरमिनेंट की रैंक निकाल, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालें या उसकी ट्रांसपोज की रैंक निकालें, वो दोनों सेम आती है। क्यों आती है सेम, जरा सोच कर देखो कंसेप्चुअल। भैया डिटरमिनेंट तो सेम ही रहेगा ट्रांसपोज करने पर, कोई ट्रांसपोज करने पर डिटरमिनेंट बदल तो ना जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, जो रैंक एक मैट्रिक्स की है वही उसके ट्रांसपोज की भी होगी, क्लियर। दूसरी बात, एक बात तो पक्की है, किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो उसके ऑर्डर से हमेशा कम होगी या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती है या नहीं। क्यों, देखिए इसका ऑर्डर कितना, 3/3 था भाई। अगर ये नॉट 0 हो गया तो इसकी रैंक कितनी आ गई थी, 3 आ गई थी। बट अगर ये 0 हो जाता तो और कम हो जाती। तो यानी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट या ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर से। अब बच्चे ने कहा भैया कि रेक्टेंगुलर में ही होगा। हाँ भैया, रैंक केवल सॉरी स्क्वायर में ही होगी क्या मैट्रिक्स। हाँ बेटा, रैंक केवल हम स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की नहीं निकाल सकते। बच्चों का क्यों नहीं निकाल सकते, उसका रीजन है, लॉजिक है, क्योंकि रैंक निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ता है और डिटरमिनेंट केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया जा सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव्स में कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स या नन ऑफ दीज। तो भैया रे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रैंक एग्जिस्ट करती है। रैंक क्या होती है, सबको क्लियर हो गया। रैंक क्या होती है, रैंक नेगेटिव हो सकती है क्या, रैंक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये डिटरमिनेंट के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है और डिटरमिनेंट का ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता भाई। 1/1 2/2 3/3 ऐसे ही तो होता है। इसीलिए डिटरमिनेंट की जो किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो हमेशा उसके ऑर्डर से कम होती है या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकती है, यानी ऑर्डर से ग्रेटर देन नहीं हो सकती। तो मतलब तो रैंक समझ में आ गया होगा कैसे हमें निकालना है। बहुत सरल सा आर्टिकल है, डिटरमिनेंट निकालना शुरू कीजिए। 3/3 ऑर्डर का नॉट 0 आ जाए तो वही रैंक हो गई। बट अगर वो 0 आ जाए तो उसका 2/2 के निकालिए। 2/2 के में से 9 बनेंगे, उनमें से कोई भी एक 0 आ गया, कोई भी एक नॉन 0 आ गया, सॉरी कोई भी एक नॉन 0 आ गया तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी। तो अब इस मैट्रिक्स की रैंक में क्या लिखूंगा, इस मैट्रिक्स की रैंक मेरी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, करेक्ट। बट अगर ये सारे भी 9 मैट्रिक्स भी 0 आ जाते, यानी इनके भी डिटरमिनेंट सारे 0 आ जाते, तो फिर मैं 1/1 पर आता। 1/1 समझते हैं,
ये एक एक एलिमेंट को लेकर, भाई वो तो नॉट जीरो होते ही होते, तो इसलिए उसकी रैंक 1 हो जाती। बट क्योंकि यहाँ पर एक नॉट जीरो आ गया था तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। करेक्ट है, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा आर्टिकल है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो भाई सबने रैंक सीख ली होगी। अक्सर बच्चे मुझसे एक बात पूछते हैं कि भैया इसका यूज क्या है, रैंक का यूज क्या पड़ेगा, कहाँ हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, आप लोग जैसे ग्रेजुएशन में पहुंचोगे तो आपको मैटर एंड जनरल 2 भी कंटिन्यू करना है। तो 2 भी कंटिन्यू करते समय आपको रैंक की बहुत सारी रैंक पर बेस्ड थ्योरम्स होंगी जिनकी हेल्प से हम सिस्टम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे आप अभी एक सिस्टम को सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड सीख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स आप लोग ग्रेजुएशन में सीखेंगे। वहां रैंक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए रैंक को पहले से प्रॉपर तैयार कर लो। ओके।